भाषण तो सुना ही होगा, हाँ मेरा एक सपना है। लेकिन अब हम उन सपनों की बात कर रहे हैं जो आप नहीं देखते, लेकिन ये सपने आपको आते हैं। ये आपके जीवन के अनुभवों के कारण नहीं आते, लेकिन ऐसा लगता है ये आपको कहीं से आ रहे हैं। इन सपनों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये 4 श्रेणियां और भी कई श्रेणियों में विभाजित हो सकती हैं, लेकिन हम केवल इन 4 पर बात करेंगे। 90% या इससे भी ज्यादा सपने, मैं कहूंगा, बस एक रिलीज होते हैं। जब मैं कहता हूं रिलीज, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों का मन ऐसे बना होता है, वो इसका कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी उन्हें अच्छा, सुंदर, आकर्षक, कीमती लगता है, वो उसे चाहे बिना नहीं रहते। तो दिन भर में मन जो कई इच्छाएं उत्पन्न करता है, अधिकतर के बारे में हम जागरूक भी नहीं होते। ये बस यूं ही होते रहता है, क्योंकि मन उसी तरह से, अगर कुछ अच्छा है तो मुझे ये चाहिए। तो जब मन इस तरह से होता है, तो ये बहुत सारी चीजों की इच्छा करता रहता है। ये आपकी किस्मत है कि वो सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अगर वो पूरी हो जाती तो आप एक बड़े झमेले में होते। तो सपना आपके लिए काम करता है। अब हम हठ योग कार्यक्रम में होने की वजह से सुबह जल्दी उठने के बाद और 4 घंटे की जो भी साधना और पढ़ाई और बाकी सब करने के बाद दोपहर में भले आप सोने की इच्छा रखें या कॉफी या चाय पीने की इच्छा, वो आपको कोल्लू सूप देते हैं। अब मशहूर हो चुका कोल्लू सूप। तो अब आपका मन सोचता है, ओह काश मेरे पास पीने के लिए कॉफी होता या चाय होती। कुछ ऐसा आज रात आप अपने सपने में देखते हैं। आप एक पीपा भर के कॉफी पी रहे हैं, या शायद आप समुद्र में गए और भारतीय महासागर पूरी तरह से कॉफी में बदल गया। मैं बस एक बेतुका उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सपने आपकी सभी इच्छाओं का विस्तार है, या दूसरे शब्दों में ये एक रिलीज है। आपके सपने में आप अपनी कॉफी पीने की इच्छा पूरी कर रहे हैं। अगला दिन आप अच्छे से बिता सकते हैं। अगले दिन आप कोल्लू सूप को थोड़ी ज्यादा स्वीकृति से पी सकते हैं, है ना? अगर ये रिलीज आपके सपने में नहीं होता, तो ये एक बड़ा चिड़चिड़ापन बन सकता है। यह आपके भीतर इतनी बड़ी विवशता बन सकता है। तो इस मायने में सपना आपके लिए काम करता है। रात में जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो ये इच्छाओं को रिलीज करता है, क्योंकि शरीर विश्राम कर रहा होता है। तो मस्तिष्क की गतिविधि के लिए बहुत सारी ऊर्जा उपलब्ध होती है। मन आ रहे हैं, तो आपको दिन पर ध्यान देना चाहिए। आपको और जागरूक होना चाहिए। आप दिन के दौरान जितने अधिक जागरूक होंगे, रात में उतने ही कम सपने आएंगे। आप बिना जागरूकता के आसपास की सभी चीजों को पाने की जितनी इच्छा करेंगे, उतने ही अधिक सपने आएंगे। आप ये स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। बस आप दिन में गहराई से ध्यान करें। आप देखेंगे उस रात जब आप सोते हैं,
ऐसा नहीं है कि सपने बिल्कुल नहीं होंगे, होंगे, लेकिन ये काफी कम हो जाएंगे। सपनों की एक और अभिव्यक्ति है, कुछ है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है अब इस शरीर में स्मृति का एक विशाल संग्रह है। ये वो चीज है जिसे हम कार्मिक संरचना या कार्मिक शरीर कहते हैं। कार्मिक शरीर बस स्मृतियों का शरीर है। यहां एक विशाल स्मृति है। अगर वो सारी स्मृतियां अभी आपके जीवन में एकदम से आ जाएं, तो आपका मन संभाल नहीं पाएगा, ये निश्चित है। किसी के लिए भी ये संभालने के लिए बहुत अधिक स्मृतियां हैं। ये मेरे साथ 30 साल पहले हुआ। अचानक मुझे एक विशाल अनुभव हुआ और अगली चीज जो थी वो थी स्मृति जो मैं संभाल नहीं सकता था। कई जीवन कालों की स्मृति बस मेरे मन में दौड़ रही थी, जैसे कि मेरा दिमाग फेल होने वाला है। क्योंकि मुझे बहुत अनुभव था तो इसे मैं संभाल पाया। वरना जब ऐसी स्मृति आपकी मानसिक संरचना पर आएगी तो आपका दिमाग फेल हो जाएगा। अचेतन स्मृति का सक्रिय हो जाना यह संभाल नहीं सकता। तो प्रकृति ने एक तरीका विकसित किया है, या आपका सिस्टम इस तरीके से विकसित हुआ है जिसमें अभी के लिए स्मृति के एक आवंटित हिस्से को ही लिया गया है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। यह एक बहुत ही आम शब्द है जो हमारे दादी नानी के समय की आम बातचीत में था। इन दिनों ये सब गायब हो रहा है, लेकिन अभी भी गांव में मुझे लगता है कि ये काफी प्रचलित है। अगर कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा उन्होंने सोचा था तो वो कहते हैं यो प्रारब्ध। इसका मतलब है कि पहले से ही हिस्से में मिली स्मृति ये आ रही है, ये चल रही है। ये यहां नहीं हो रहा है, ये यहां हो रहा है। लेकिन इसे इस चीज के साथ जोड़कर देखा जाता है कि जो आपके भीतर अंकित है वही बाहर निकल कर आ रहा है। तो ये दूसरे प्रकार का सपना है। ये बाहर आ रहा है। ये आपके दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, आपके विचार में, आपकी भावनाओं में, आपके शरीर के महसूस करने के तरीके में बाहर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, केवल आपके शरीर की मांसपेशियों की संरचना ही नहीं, बल्कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है, आप देखेंगे कि हर दिन ये अलग अलग तरह से महसूस करेगा। क्योंकि प्रारब्ध एक विशेष तरीके से बाहर आता है। जो भी चीज होती है उसमें इसकी भूमिका है। हर एक स्मृति जो मानसिक पटल पर बाहर आती है, स्वाभाविक रूप से शारीरिक संरचना में एक निश्चित प्रकार की संवेदना या एक संवेदी पैटर्न उत्पन्न करेगी। तो उस दिन के प्रारब्ध के प्रकार के अनुसार आपका शरीर एक विशेष तरीके से महसूस करना शुरू कर देता है। अगर लोग सोचते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है, तो आप जान पाएंगे कि आज क्या होने वाला है। आप में से कई लोगों ने यह गौर किया होगा, कभी किसी दिन जब कोई विकट घटना हुई, किसी तरह सुबह ही आपको अजीब महसूस हो रहा था और फिर आप कहीं जाकर गिर गए। कई लोग, जरूरी नहीं कि वो प्रबुद्ध हों या उनके अंदर हो रही चीजों के बारे में बहुत जागरूक हों, लेकिन कई तथाकथित सामान्य लोग ये महसूस कर चुके होंगे कि उस दिन कुछ विकट होने वाला था। जब वो सुबह उठे थे तभी से उन्हें अजीब महसूस हो रहा था, और क्योंकि वो नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ लगाएं, तो वो इसमें गिर पड़े। जो लोग इसे समझने की क्षमता रखते हैं, उस दिन वो पीछे हट जाते हैं। वो जानते हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं है। तो अच्छा दिन नहीं है इसलिए नहीं कि दिन में कुछ खराबी है,
ये आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका पूरा पैटर्न एक विशेष तरीके से हो रहा है। क्योंकि आपकी ऊर्जा किस तरह से कार्य करती है, आपका शरीर और मन किस तरह से कार्य करता है, और जो आपके चारों तरफ होता है, इन सभी को स्मृति प्रभावित करती है। तो ये प्रारब्ध है जो व्यक्त हो रहा है, और यही रात में भी सपनों के रूप में हो रहा है। इन सपनों में तरह तरह की अजीब चीजें एक साथ होती हैं। ऐसे सपनों में आपके आसपास का कोई व्यक्ति और कोई व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, एक जानी पहचानी परिस्थिति और एक अज्ञात परिस्थिति, सब कुछ एक दूसरे में उलझा हुआ दिख सकता है। कई लोगों ने ऐसे सपने देखे होंगे, जैसे आप अपने घर में हैं लेकिन वहां कोई अजीब व्यक्ति मौजूद है, या फिर आप किसी अनजान जगह पर हैं लेकिन आपका पूरा परिवार वहां है। तो जो आपको पता है और जो नहीं पता, जो आप सचेत रूप से याद रखते हैं और जो नहीं याद रखते, ये सब एक सपने में गुथे हुए होते हैं। ये प्रारब्ध का रिलीज है। इसका कुछ मतलब भी हो सकता है। मतलब ये कि आपको सपने के दृश्यों को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सपने के अवशेषों को देखना चाहिए। इस पर निर्भर करता है कि सपना कैसे हुआ है। क्या यह सिर्फ आपकी छुपी हुई इच्छाओं को सुलझा रहा है, या कोई और स्मृति इसमें भूमिका निभा रही है। आपको सपने के दृश्यों के पीछे नहीं जाना है। दृश्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो अवशेष ये शरीर पर छोड़ता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, यही कारण है कि जो लोग अपने जीवन को करीब से देख रहे हैं, वो सभी नशीले पदार्थों और उत्तेजक चीजों से बचते हैं। अगर आप नशीले पदार्थ और उत्तेजक चीजों का सेवन कर रहे हैं तो आप कुछ भी नोटिस नहीं कर सकते। हर सुबह वैसे भी नरक जैसी लगती है। उन्हें इससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आप अपने नर्वस सिस्टम के साथ खेलते हैं तो ये सब उलझ जाता है। ये उन लोगों के लिए प्रासंगिक भी नहीं होता, क्योंकि जब नशीले पदार्थ और उत्तेजक चीजें होती हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम कुछ और कहने लगता है, जो पूरी तरह से अलग प्रकृति का होता है। प्रारब्ध, जो दूसरे प्रकार का सपना है जिसकी हमने बात की, कई चीजों का संकेत दे सकता है अगर कोई इसे देख पाए। खासकर जब कोई चीज आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो या आपके शरीर को नुकसान या हानि होने की संभावना हो, तो प्रारब्ध एक अच्छा स्थान है जिसे देखना चाहिए। मैं कभी भी सपनों के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हर तरह की चीजों की कल्पना करके पागल होने लगते हैं हर रोज। मैंने ये सपना देखा है तो आज ये होने वाला है, कल वो होने वाला है। उनकी कल्पना बेतहाशा दौड़ने लगेगी। सपने रात में ही नहीं होंगे, बल्कि पूरे दिन सपने होने लगेंगे। सपनों की तीसरी तरह की परत तब आती है जब आप अपने जीवन में कुछ अनुभवों को छूते हैं। हम इस पर एक सर्वे भी कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी शक्तिशाली अनुभव से गुजरते हैं, मान लीजिए कि आपको शांभवी में दीक्षित किया गया, या आप भाव स्पंदन से गुजरे, या आप संयम कार्यक्रम से गुजरे, या किसी अन्य दीक्षा प्रक्रिया से गुजरे, तो सपनों के पैटर्न बदले हुए लगते हैं। जिस प्रकार के सपने आ रहे थे वो बदल सकते हैं। सपनों की मात्रा बदल सकती है। ये कम या अधिक हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। किसी शक्तिशाली अनुभव के बाद कुछ बदलाव आ सकता है। शक्तिशाली अनुभव का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने किसी तरह
अपने भीतर किसी प्रकार की सीमा पार कर ली। आपने अपने भीतर जो सीमाएं बना रखी हैं उसकी कई कई परतें हैं। उसमें से एक परत को किसी दिन आपने तोड़ दिया या किसी चीज की एक परत को पार कर लिया तो सपनों का पैटर्न बदल सकता है। जो अब तक सक्रिय नहीं था, वो मेमोरी बैंक जो सक्रिय नहीं था, वो अब सक्रिय होना शुरू हो गया है। नया रिलीज। मैं नहीं जानता कि आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं। भारत में हर शुक्रवार को कहते हैं न्यू रिलीज, मतलब एक नई फिल्म आ रही है। तो ये एक नया रिलीज है। इस तरह का पैटर्न पहले नहीं था, अचानक नया रिलीज आ गया क्योंकि एक शक्तिशाली अनुभव हुआ और स्मृति की कोई सीमा टूट गई। ये सीमाएं आपकी सुरक्षा के लिए हैं, क्योंकि अगर ये सब एक साथ खुल जाता है तो कोई भी मन इसे संभाल नहीं पाएगा, ये बस टूट जाएगा। तो ये स्मृतियों का भंडार या कर्म सामग्री का भंडार, इसे संचित कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये स्मृति का गोदाम है। अगर ये सब एक साथ आ जाए तो कोई इसे संभाल नहीं पाएगा। तो इसमें से कुछ आपके जीवन में आया है। इसका मतलब है कि ये जीवन पहले की तुलना में एक बड़ा अवसर बन गया है। आपका जीवन एक निश्चित मात्रा की स्मृति से चल रहा था। अब अगर आप एक बड़े अनुभव से गुजरते हैं तो ये एक बड़ा अवसर बन गया है। बड़ा अवसर मतलब अगर आप इसे कुशलता से संभालते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे कुशलता से नहीं संभालते तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। वास्तव में यही वो समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं कि मानव जीवन का अन्य जीवों की तुलना में एक बड़ा अवसर है। यही समस्या है ना? अगर आप किसी और जीव की तरह होते तो आप बस खा सकते थे और सो सकते थे और ठीक होते। क्योंकि इसमें बड़ा अवसर है, यही वो समस्या है जिससे वो पीड़ित हैं। तो जब एक बड़ा अवसर खुलता है तो अगर आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं संभालते हैं तो ये दर्दनाक होगा। लेकिन भले ही ये दर्दनाक हो, परम योजना के तहत ये फिर भी आपके लिए अच्छा है। आपको ये पसंद नहीं है। Now, Hatha Yoga is painful, isn't it? Yoga is painful. Come on, let's admit it. हठ योग कष्टदायक है ना? योगा कष्टदायक है, इतना तो तय है। ये कष्टदायक है, लेकिन फिर भी हम इसे करते हैं क्योंकि बड़ी योजना के तहत ये हमारे लिए अच्छा है। किसी तरह से हम ये समझते हैं, इसीलिए हम इसे कर रहे हैं, है ना? तो आपके भीतर के नए क्षेत्रों को खोलना बहुत कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि अब आप अपने जीवन को एक फास्ट फॉरवर्ड पर रख रहे हैं जो शायद अगले संस्करण में संभाला जाना चाहिए था। आप इसे इस संस्करण में संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ी सी जल्दी में हैं। आप एक और संस्करण नहीं चाहते, आप इस संस्करण में सब कुछ करना चाहते हैं। अब ये और जटिल हो जाता है ना? लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अन्यथा ऐसा लगेगा कि आध्यात्मिक पथ पर आने के बाद ब्रह्मांड की हर चीज आपको हर दिशा से मार रही है। क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि आपने एक और आयाम खोला है जिसे आप नहीं संभाल रहे थे। मैं नहीं जानता कि आप जहां रहते हैं वहां का कैसे होता है, लेकिन भारत में 10वीं कक्षा नाम की एक चीज है जो बोर्ड परीक्षा होती है। ठीक है? इस कक्षा में बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत ही कम चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी ये एक जगह है जहां बच्चे अक्सर डरते हैं क्योंकि परीक्षक उनके अपने शिक्षक नहीं होते हैं, कोई और उनकी कॉपी को चेक करने वाला होता है। तो ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप तब तक कैसे पास होते रहे हैं। उनमें से अधिकांश डरे हुए होते हैं और
anti-diarrheal tablets will sell in millions on that day. दस्त रोधी टैबलेट्स लाखों में बिकेंगी उस दिन जब परीक्षा आएगी, और सभी प्रकार की चीजें। ये केवल एक प्रकार का बच्चे को आगे की कक्षाओं के लिए, जो है 12वीं कक्षा के लिए तैयार करने का एक प्रकार का पूर्वाभ्यास है। अगर आप 10वीं कक्षा पास कर लेते हैं, जो शिक्षा प्रक्रिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है, तो आप बेहतर जगह पर नहीं पहुंचते। अचानक 11वीं और 12वीं की पढ़ाई एक अलग आयाम की होती है। तब तक ये बस इतना था। अचानक 11वीं और 12वीं पूरी तरह सब कुछ कम से कम 4 गुना बढ़ जाता है। पाठ्यक्रम और आपको जो भी पढ़ाई करनी होती है उसकी जटिलता और हर चीज के संदर्भ में। So passing is not always a good thing. तो पास होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर आप पास नहीं होते तो आप अगले चरण में नहीं जाते। अगर आप उसी चरण में रहते हैं तो आपको ठहराव का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अगले चरण में जाते हैं, एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो वहां होना तय है। तो ये भी वैसा ही है। अगर आप उसी स्थान पर रहते हैं तो जीवन आरामदायक लगने लगता है। अगर आप अगले चरण में जाते हैं तो ये निश्चित रूप से अगला चरण है, लेकिन इसे संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सपनों के मामले में यह पूरी तरह से अलग तरीके से अभिव्यक्त होता है। एक बार जब संचित आपके सपनों में व्यक्त होना शुरू होता है, तो आपके सपने पूरी तरह से बेमतलब और बेमायने वाले हो जाते हैं। कुछ यहां, कुछ वहां, कुछ ऐसा, कुछ वैसा, कुछ भी निरंतर नहीं होता। ये सपने बिना किसी मतलब के बिल्कुल अजीब और बेतरतीब हो जाते हैं। आप इनमें किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं ढूंढ सकते। एक बार ऐसा हुआ। आपने बर्नार्ड शॉ का नाम तो सुना होगा? नहीं सुना? वो एक नाटककार थे। Okay. एक नए नाटककार ने एक नाटक लिखा और निर्देशित किया, और शॉ को उसे देखने के लिए आमंत्रित किया। शॉ नाटक देखने गए। कुछ ही मिनटों में वो सो गए। नाटक खत्म होने के बाद वो युवा लेखक शॉ के पास गया और कहा, मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता था। ये मेरा पहला नाटक है। बर्नार्ड शॉ ने उसे देखा और कहा, नींद भी एक टिप्पणी है। तो आप ठीक से सो रहे हैं या नहीं, ये भी आपके जीवन पर एक टिप्पणी है। एक और तरह का सपना होता है जो वास्तव में सपना नहीं होता। अब यहां भैरवी हैं। वो भी एक सपना है। हमने उन्हें सपने में गढ़ा और ऐसा सोचा कि वो वास्तविकता बन गई। या दूसरे शब्दों में, ये सपना आपकी चेतना और ऊर्जा को एक विशेष तरीके से स्थापित करने के लिए है। जैसे कि मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी लोग सृष्टि के निर्माण के समय को सपना देखने का समय कहते हैं। सृष्टिकर्ता ने इसे सोचा और साकार किया। भारत में इसे माया या भ्रम कहा जाता है, या भ्रम को एक तरह से सपना ही कह सकते हैं, है ना? सृष्टि के निर्माण के समय को सपना देखने का समय कहते हैं। हम इसे लीला भी कहते हैं। सृष्टिकर्ता अपनी माया बुन रहा है और खेल रहा है। लीला और माया जैसे शब्द सृष्टि को सबसे सटीक तरह से परिभाषित करते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही है। और जिस चीज को हम
तंत्र कहते हैं, उसका पूरा विज्ञान बस यही है कि आप कुछ सोचते हैं और धीरे धीरे उसे वास्तविकता में ले आते हैं। पहले आप इसे यहां बनाते हैं और फिर धीरे धीरे इसे बाहर निकालते हैं और यह वास्तविकता बन जाता है। सभी इष्ट देवों को इसी तरह बनाया गया है, एक विशेष उद्देश्य के लिए। इसे दिमाग में रचा गया और बाहर इसे रूप दिया गया, और यह बाकी चीजों की तरह ही वास्तविक है। हर किसी के अनुभव में, सिर्फ आपके ही नहीं। अगर ये केवल आपके अनुभव में ही होता तो ये फिर भी एक सपना हो सकता है, लेकिन जब आपका सपना सबके लिए एक जीवंत अनुभव बन जाता है, तभी वो वास्तविकता है ना? ऐसा नहीं कि आप उन्हें किसी सुझाव से प्रभावित कर रहे हैं या किसी शक्तिशाली सुझाव से उन्हें सम्मोहित कर रहे हैं। आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आप देवी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये आपको सीधे चेहरे पर लगती है। आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो एक वास्तविकता है। लेकिन 2-3 साल पहले वो सिर्फ एक सपना थी। तो ये सपना अब एक साकार वास्तविकता बन गया है, और हम सभी इसी तरह बने। ये एक सपना है जिसे खास तरीके से भौतिक अभिव्यक्ति मिली है, लेकिन बिना किसी भौतिक सामग्री के भी आप एक सपने को अभिव्यक्ति दे सकते हैं। ये वास्तव में एक सपना नहीं है, ये सृष्टि है। ये पूरी सृष्टि इसी तरह से हुई है। अगर आप भ्रम के साथ खेल सकते हैं, जब मैं कहता हूं भ्रम के साथ खेलना, तो मान लीजिए कि मैं खेलना चाहता हूं, वहां कोई गेंद नहीं है, लेकिन मैं खेलने लगता हूं। अगर हम इसे बहुत तीव्रता से करें तो कुछ समय बाद वहां एक गेंद होगी। हमें कहीं से गेंद लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे करते हैं तो वास्तव में आपको कुछ उछलता हुआ महसूस हो सकता है। न सिर्फ मेरे अनुभव में, जो भी यहां आता है वो भी गेंद को महसूस कर सकता है। तो ये सृष्टि है, और ये भी आपके सपनों में निहित है, क्योंकि अगर आप संचित कर्म की सीमाओं को पार कर लेते हैं तो आप उस आयाम को छू रहे होते हैं जो सृष्टि का स्रोत है। वहां अगर दिमाग काम कर सके, आमतौर पर जब आप इसे छूते हैं तो दिमाग इतना अभिभूत हो जाता है कि अगर ये प्रशिक्षित नहीं है तो ये बस फट जाता है। शायद कुछ लोग इसे नो माइंड कह रहे हैं। आप एक ऐसे क्षेत्र में या स्थान में चले जाते हैं जहां जब आप एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आते हैं जो आपकी समझ से परे है, तो आप जम जाते हैं। इसे भ्रमित अवस्था नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसी अवस्था है जहां दिमाग अस्तित्व में नहीं रहेगा जब तक कि इसे एक निश्चित स्तर की तैयारी न कराई गई हो। तो जब आप किसी शक्ति के सामने आते हैं, या पारंपरिक शब्दों में कहें तो अभी आपने भगवान का सामना किया और आपका दिमाग जम गया, क्या फायदा हुआ, है ना? इतनी मेहनत करके आप वहां पहुंचे, और अब जब आप वहां पहुंचे हैं तो आप जम गए। ये अभी भी उपयोगी है, लेकिन अगर आपका दिमाग पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है, अगर आपके पीछे पर्याप्त साधना है, तो जब आप उस जगह को पार करते हैं जहां स्मृति का क्षेत्र समाप्त हो जाता है, अभी आपके दिमाग का अस्तित्व जैसा है वो इसलिए है क्योंकि स्मृति है। जब आप ये सीमा पार करते हैं जहां स्मृति का क्षेत्र खत्म हो चुका है और केवल अनुभूति का क्षेत्र होता है, तो ज्यादातर दिमाग, मैं कहूंगा 99.99% लोग, आप जितने चाहें 9 लगा लीजिए, इतने प्रतिशत लोगों के दिमाग जम जाएंगे अगर उनके पास कोई स्मृति नहीं होगी। ये दिमाग केवल मौजूदा स्मृति पर आधारित हैं। अगर स्मृति हटा ली जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो योग कर रहे हैं वो दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए है, दिमाग को ट्रेन करना इस हद तक कि अगर कल स्मृति खत्म हो जाए, आपका पूरा कर्म का ढांचा टूट जाए, फिर भी आपका दिमाग काम कर सके। फिर अगर आपका शरीर गिर जाए, यानी आप मर जाएं, तो भी आपके पास दिमाग होगा। तब आप खुद को जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार ही चलेंगे। तो ये 4 प्रकार के सपने होते हैं। आखिरी वाला वास्तव में सपना नहीं है। तो
इसे क्या कहें, ये अस्तित्व का दूसरा किनारा है। ये इस तरफ वाला किनारा नहीं, बल्कि अस्तित्व का दूसरा किनारा है। तो एक सलाह के तौर पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि चाहे सपना कोई भी हो, इसे नजरअंदाज करना सीखें। क्योंकि अगर आप सपनों में अर्थ खोजने लगेंगे तो आप अपने जीवन का अर्थ खो देंगे, आप भ्रम में खो जाएंगे।